हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरकेएम सर के ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के बारे में। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खासकर सीटीईटी, बीएड और दूसरे टीचिंग एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से विस्तार से समझते हैं। अब हम स्लाइड नंबर 1 देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 आधारभूत सिद्धांत, यानी इसकी नींव क्या है। हाँ, तो इसका जो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है विशिष्ट क्षमता, जिसे हम एक्सेप्टिंग यूनिक कैपेबिलिटीज भी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमें ये मानना होगा कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे की अपनी एक अलग काबिलियत है, हमें बस उसे पहचानना है और उसका सम्मान करना है। अच्छा, मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच अब नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और इसी से जुड़ा है दूसरा सिद्धांत, जिस पर सबसे ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। FLN। जी, FLN, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। मतलब बच्चों को पढ़ना लिखना और बेसिक गणित का ज्ञान होना ही चाहिए, ये सबसे जरूरी है। ठीक है। और तीसरा सिद्धांत है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, इसमें रटने की जो पद्धति है उसे खत्म करके अवधारणात्मक समझ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर दिया गया है। यानी रट्टा मार पढ़ाई बंद। पढ़ाई को फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझें। अगला पॉइंट भी दिलचस्प है, कोई अलगाव नहीं, नो हार्ड सेपरेशन। जी, इसका मतलब है कि अब कला और विज्ञान या पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच कोई मजबूत दीवार नहीं होगी। अच्छा, मतलब आर्ट, साइंस, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज सब आपस में जोड़ेंगी। सब जुड़ेंगी। इसी को आगे बढ़ाता है पांचवा सिद्धांत, बहुविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसमें समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन की बात है। हाँ, ताकि बच्चों को हर तरह के विषयों का ज्ञान मिल सके। और छठा सिद्धांत मूल्य यानी वैल्यूज पर है। जी, इसमें नैतिकता, संवैधानिक मूल्य और जीवन कौशल लाइफ स्किल्स जैसे संवाद और सहयोग पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने का तरीका भी सिखाया जाएगा। बिल्कुल। और आखिरी सिद्धांत है मूल्यांकन, असेसमेंट। इसमें क्या बदलाव है? इसमें रटने वाली परीक्षा की जगह सतत मूल्यांकन, जिसे हम CCE कहते हैं, उस पर जोर दिया गया है। बच्चों का मूल्यांकन लगातार होगा, सिर्फ साल के अंत में एक परीक्षा लेकर नहीं। ठीक है, तो ये तो हुए इसके आधारभूत सिद्धांत। अब हम स्लाइड नंबर 2 देख रहे हैं, स्कूली शिक्षा का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये सबसे बड़ा बदलाव है शायद। हाँ, ये सबसे चर्चित बदलाव है। एनईपी 2020 में नया ढांचा है 5+3+3+4। और इसने पुराने 10+2 सिस्टम को खत्म कर दिया है। जी, पूरी तरह से। और ये नया ढांचा 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कवर करता है। तो चलिए इन स्टेजेस को एक एक करके समझते हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज, ये 5 साल का है। हाँ, इसमें 3 से 8 साल के बच्चे आते हैं, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल के 3 साल और साथ में क्लास 1 और 2। और इस स्टेज पर फोकस किस पर है? पूरी तरह से प्ले बेस्ड लर्निंग पर, खेल आधारित शिक्षा। कोई परीक्षा का डर नहीं, कोई भारी किताबें नहीं। अच्छा, इसके बाद आता है प्रेपरेटरी स्टेज, ये 3 साल का है। जी, 3 साल का। इसमें 8 से 11 साल के बच्चे, यानी क्लास 3 से 5 तक। और यहाँ पर लर्निंग कैसे होगी? यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड और इंटरैक्टिव लर्निंग पर फोकस होगा। बच्चे गतिविधियों से और आपस में बातचीत करके सीखेंगे। मतलब लर्निंग बाय डूइंग शुरू हो जाएगा। हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद है मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का है, जिसमें 11 से 14 साल के बच्चे, क्लास 6 से 8 तक के। बिल्कुल। इसमें विज्ञान, गणित, कला जैसे विषयों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभवजन्य अधिगम पर जोर है। इसका कोई उदाहरण? जैसे विज्ञान का कोई सिद्धांत पढ़ाने के लिए उन्हें लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करवाना, बच्चे खुद करके सीखेंगे। समझ गई। और आखिरी है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल का है। जी, 14 से 18 साल के बच्चों के लिए, क्लास 9 से 12 तक। और यहाँ पर फोकस क्या है? यहाँ मल्टीडिसिप्लिनरी, क्रिटिकल थिंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस है। बच्चे अपनी पसंद के अलग अलग विषय चुन सकते हैं, उनकी सोचने समझने की क्षमता को विकसित करने पर जोर है। चलिए अब हम स्लाइड नंबर 3 पर हैं, FLN, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन मोड। जी, FLN पर जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा जोर है। तो इसका लक्ष्य या गोल क्या रखा गया है? लक्ष्य साफ है, सभी बच्चों के लिए क्लास 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना। मतलब
तीसरी क्लास खत्म होने तक हर बच्चे को पढ़ना लिखना और बेसिक गणित आना ही चाहिए। आना ही चाहिए, ये एक मिशन की तरह है। और इसकी कोई समय सीमा, कोई टाइमलाइन भी तय की गई है? हाँ, बिल्कुल। जो निपुण भारत मिशन है, उसका लक्ष्य तो 2026-27 तक इसे हासिल करना है। और एनईपी का ओवरऑल लक्ष्य? एनईपी का जो व्यापक लक्ष्य है वो 2030 तक सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल गोल हासिल करना है। ठीक है। अब हम स्लाइड नंबर 4 देख रहे हैं, कार्यान्वयन विवरण। जी, मतलब ये सब लागू कैसे होगा? हाँ, तो इसमें कुछ बहुत ठोस बातें हैं। पहला है शिक्षक छात्र अनुपात, पीटीआर। जी। इसमें क्या निर्देश है? सामान्य स्कूलों के लिए ये 30:1 से कम होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं? जो वंचित या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां यह अनुपात 25:1 से कम होना चाहिए, ताकि हर बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ये बहुत जरूरी है। जी। दूसरा पॉइंट है विद्या प्रवेश। ये क्या है? ये क्लास 1 के बच्चों के लिए 3 महीने का एक स्कूल तैयारी मॉड्यूल है। स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। अच्छा, तो ये बच्चों को स्कूल के माहौल के लिए तैयार करने में मदद करेगा। बिल्कुल। और तीसरा है दीक्षा। ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना? जी। यह शिक्षकों के लिए डिजिटल संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है, ताकि वो अपनी टीचिंग को और बेहतर बना सकें। अब हम स्लाइड नंबर 5 पर हैं, पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, करिकुलम एंड पेडागोजी। इसमें भाषा को लेकर बहुत अहम निर्देश हैं। जैसे कि मातृभाषा को लेकर? हाँ, पॉलिसी कहती है कि कम से कम ग्रेड 5 तक, और अगर हो सके तो ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम बच्चे की घरेलू भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा ही होगी। और त्रिभाषा सूत्र का क्या होगा? उसे भी लचीलेपन के साथ लागू किया जाएगा। ये साफ कहा गया है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। अच्छा, और इसमें एक पहल का भी जिक्र है। जी, पहल। इसके तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत और द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे, ताकि बच्चे भारत की भाषाई विविधता को समझ सकें। बिल्कुल। चलिए, अब बात करते हैं मूल्यांकन की। स्लाइड नंबर 6, मूल्यांकन में सुधार, रिफॉर्म्स इन असेसमेंट। ये एक और क्रांतिकारी बदलाव है। अब 360 डिग्री प्रगति कार्ड होगा, जो समग्र यानी होलिस्टिक होगा। 360 डिग्री, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें बच्चे के विकास के सभी पहलू शामिल होंगे। पहला, संज्ञानात्मक यानी दिमागी विकास, सोचना समझना। दूसरा, भावात्मक यानी इमोशनल विकास, उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार। और तीसरा है मनोगत्यात्मक। ये क्या होता है? इसका मतलब है शारीरिक विकास और दिमाग शरीर का कोऑर्डिनेशन, जैसे कोई खेल खेलना या कोई वाद्य यंत्र बजाना। अरे वाह! और इसका मूल्यांकन करता कौन होगा? सिर्फ टीचर? नहीं, यही तो खास बात है। अब मूल्यांकन में 3 लोग शामिल होंगे। स्वमूल्यांकन, मतलब बच्चा खुद का आकलन करेगा। अच्छा, और? दूसरा, सहपाठी मूल्यांकन, मतलब क्लास के दूसरे बच्चे। और तीसरा, शिक्षक, टीचर असेसमेंट। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब हम अगली स्लाइड नंबर 7 पर आते हैं, परख के बारे में। ये क्या है? परख एक नई मूल्यांकन संस्था है, एक नेशनल असेसमेंट सेंटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और इसका काम क्या होगा? ये एक मानक निर्धारक निकाय, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगा। ये पूरे देश के स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए नियम और स्टैंडर्ड्स बनाएगा, ताकि सब में एक रूपता हो। ठीक है, अब हम स्लाइड नंबर 8 पर हैं, महत्वपूर्ण शिक्षण शब्दावली, इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल टर्म्स, भाग 1। जी, ये कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। पहला है मिनेमोनिक्स, स्मृति सहायक विधि। ये क्या होता है? ये किसी भी चीज को आसानी से याद करने की एक ट्रिक है। जैसे इंद्रधनुष के रंगों को याद करने के लिए हम विबग्योर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, समझ गए। दूसरा है फंक्शनल फिक्स्डनेस, कार्यात्मक स्थिर जड़ता। इसका मतलब है किसी वस्तु का उपयोग सिर्फ एक ही पारंपरिक तरीके से सोचना, आप नया नहीं सोच पाते। ये एक तरह का मेंटल ब्लॉक हुआ? बिल्कुल, एक तरह का मेंटल ब्लॉक। अब अगली स्लाइड नंबर 9, महत्वपूर्ण शिक्षण शब्दावली, भाग 2। इसमें तीसरा टर्न है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, अधिगम निस्सहायता। ये कब होता है? जब कोई बच्चा बार बार असफल होने पर यह मान लेता है कि मुझसे नहीं होगा, उसे लगने लगता है कि कमी उसी में है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। बहुत। चौथा है मीन्स एंड एनालिसिस, साधन अंत विश्लेषण। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लगती है। जी। इसका मतलब है किसी बड़ी समस्या को छोटे छोटे उपलक्ष्यों, मतलब सब गोल्स में बांटकर हल करना। इससे मुश्किल आसान हो जाती है। हाँ।
अब हम स्लाइड नंबर 10 देख रहे हैं, समस्या समाधान विधियां, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। इसमें 2 मुख्य विधियां हैं। 5वां पॉइंट है एल्गोरिदम। कलन विधि। एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप। जी, ये समस्या समाधान का एक चरण दर चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप निर्धारित तरीका है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और छठा है ह्यूरिस्टिक्स, अनुमानित सोच अन्वेषण। ये क्या है? इसमें हम शॉर्टकट या अंदाजा लगाकर समस्या को हल करते हैं। तो ये हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, पर इससे जल्दी समाधान मिल सकता है। ठीक है, अगली स्लाइड, स्लाइड नंबर 11, अधिगम की आदतें और अवधारणाएं, लर्निंग हैबिट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इसमें 7वां पॉइंट है रिस्पॉन्स सेट, अनुक्रिया समुच्चय। ये एक तरह की आदत है। हाँ, ये एक ही निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया देने की आदत है, जैसे टीचर के क्लास में आते ही हर बार डर कर शांत हो जाना। अच्छा, और 8वां है ओवर जनरलाइजेशन, अति सामान्यीकरण। इसका मतलब है एक नियम को हर जगह लगा देना, भले ही वो वहां लागू ना हो। कोई उदाहरण? जैसे भाषा सीखते समय बच्चे करते हैं, गो का पास्ट टेंस वेंट सीखा तो ईट का ईटेड समझ लेना। हाँ, ये होता है। और 9वां है चंकिंग, खंडीकरण। ये याद करने की एक बहुत कारगर तकनीक है। इसमें लंबी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों या ग्रुप्स में बांटकर याद किया जाता है। बिल्कुल, 10 डिजिट एक साथ याद रखने से बेहतर है उन्हें ग्रुप्स में याद रखना। एग्जैक्टली। अब हम स्लाइड नंबर 12 देख रहे हैं, मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। जी, इसमें 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला, मानक संदर्भित, नॉर्म रेफरेंस्ड, NRT। इसमें क्या होता है? इसमें दूसरों से तुलना की जाती है, जैसे क्लास में रैंक या परसेंटाइल बताना, कौन किससे आगे है। और दूसरा है मानदंड संदर्भित, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, CRT। इसमें तुलना किससे होती है? इसमें एक निश्चित सीमा या क्राइटेरिया से तुलना की जाती है, जैसे CTET में पास होने के लिए 90 नंबर लाना। आपकी तुलना किसी दूसरे छात्र से नहीं, बल्कि उस 90 नंबर के क्राइटेरिया से है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कमी का निदान और उपचार करना होता है। ये पता लगाना कि आपको कितना आता है। समझ गई। और अब हमारी आखिरी स्लाइड, स्लाइड नंबर 13, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जी, ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं। निपुण भारत लॉन्च डेट क्या थी? ये थी 5 जुलाई 2021। बिल्कुल। और दूसरा है CPD, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये शिक्षकों के लिए है ना? जी, इसके तहत शिक्षकों के लिए हर साल 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य है, ताकि वो खुद को अपडेट रख सकें। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की क्लास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उससे जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर। हमने कोशिश की कि हर पॉइंट को सरल तरीके से समझाया जाए। बिल्कुल, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।